लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में सभी स्कूल्स में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड संक्रमण के बचाव के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। स्कूल्स में हैंड वॉश, सैनिटाइजर और इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद ही एंट्री मिलेगी। ये बड़ी खबर है। तो बढ़ते कोरोना केसेस को ध्यान में रखते हुए सख्ती, जहां स्कूल्स में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ समेत एनसीआर के सभी स्कूल में मास्क अनिवार्य होगा। जानकारी लेते हैं सहयोगी अनुभव से। अनुभव, क्या क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चीजें देखी गई कि ये रूल लाना ही पड़ा? देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से आपको याद है, नोएडा और गाजियाबाद में मामले बहुत तेजी से बढ़े और वहां तो जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं वो संक्रमित हुए। उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि 7 शहरों में मास्क अनिवार्य किया जाएगा। और अब ये फैसला लिया है कि खासतौर से जो एनसीआर का इलाका है, जिसको हम कहते हैं गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, वहां पर और खासतौर से राजधानी लखनऊ में, यहाँ अब स्कूलों में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी जो विद्यालय है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, सभी जगह मास्क अनिवार्य है। बिना मास्क के कोई भी स्कूल के भीतर छात्र नहीं जाएगा, टीचर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसका शासन जारी किया गया। और इतना ही नहीं, सभी बोर्ड के स्कूल, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, विद्यालयों के बाहर हैंड वॉश रखना होगा, हैंड सैनिटाइजर रखना होगा और बिना हैंड सैनिटाइजर के कोई भी विद्यार्थी नहीं जाएगा। यानी साफ तौर से जो हमने कोविड प्रोटोकॉल कोरोना के समय देखा था, उसी प्रोटोकॉल को फिर से इन शहरों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और इसका बाकायदा शासनादेश जारी किया गया है। बिल्कुल अनुभव, देखिए लंबा वक्त रहा है बच्चों के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। स्कूल जितने दिन तक बंद रहे उसका खामियाजा बच्चों ने भुगता है, लेकिन अब जाकर के जब स्कूल में एंट्री हुई है तो यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो नियम कानून लाए गए हैं उसे अच्छे से पालन करे ताकि स्कूल फिर से बंद ना हो। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ और एनसीआर के स्कूल्स में बिना मास्क की एंट्री नहीं होगी। तमाम वो गाइडलाइन है ताकि कोरोना की एंट्री दोबारा ना हो पाए स्कूल्स में। बच्चे जिन्होंने लंबा वक्त स्कूल नहीं जाने का एक टाइम पीरियड देखा है कोरोना के दरमियान, वो फिर से देखने की नौबत ना आए। इसीलिए संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल में हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये तमाम रूल फिर से इंपोज करने की बातें चल रही हैं। तो देखिए, आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की आज 30वीं सालगिरह है और इसी मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और वहीं से वर्चुअली पूरे देश को संबोधित करेंगे। बड़ा दिन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का ये सालगिरह है, मनाया जाता है और 30 साल पूरे हो चुके हैं इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे। क्यों ये दौरा स्पेशल है, ये समझिए आप। देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का। पंचायती राज व्यवस्था की आज 30वीं सालगिरह है और इसी मौके पर यह दौरा है। सांबा जिले में पंचायती दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को शिरकत करना है और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां वहां की गई हैं। देश भर की सभी ग्राम सभाओं को यहीं से वर्चुअली प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और क्या खास है, 20,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बनिहाल कांजीगुंड सड़क सुरंग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला को भी रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रतले क्वार पन बिजली प्रोजेक्ट की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। इसके अलावा देश के हर जिले में 75 जल निकायों के लिए अमृत सरोवर योजना, इसकी भी आधारशिला रखने वाले हैं, इसकी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के इस कार्यक्रम पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। प्रधानमंत्री का पहुंचना, वहां से तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखाना, लोकार्पण करना और पूरे देश को संबोधित करना, ये सब कुछ बहुत खास रहने वाला है। पंचायती राज दिवस, बिल्कुल इसी से जुड़ी एक और खबर भी अपने दर्शकों को हम बताते हैं। देखिए, आज सीएम योगी जालौन के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी डिजिटली जुड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी जान लीजिए कि सीएम योगी पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रमों में शामिल होने के अलावा ग्रामीणों से जनसंवाद भी करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री, उनसे वर्चुअली पूरे देश को जुड़ना है, जहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं
और इसी के तहत सीएम योगी भी आज जुड़ेंगे जालौन से। चलिए, पीएम मोदी का पंच प्रणाम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूपी के लिए ये खास क्यों है। देखिए, पीएम मोदी के कार्यक्रम में डिजिटली सीएम जुड़ रहे हैं और जालौन के रामपुर में सम्मान समारोह शामिल होंगे सीएम योगी। जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत खास है। यूपी के 2 जिले हैं और 30 पंचायतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना है और इसी मद्देनजर निगाहें टिकी रहेंगी यूपी की और यूपी के लोगों की, जहां जालौन मिर्जापुर जिला पंचायत को दीनदयाल पुरस्कार मिलना है। ये अपने आप में गर्व का विषय है। इसके अलावा झांसी, शामली, मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कार मिलेगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, कुशीनगर और रैया बस्ती का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। ये भी एक बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। देखिए, आगरा, बरेली, बस्ती, सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। इसीलिए ये पंच प्रणाम जो है हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। लोगों की निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से इन पंचायतों का मनोबल बढ़ेगा जब उन्हें वर्चुअली संबोधित भी करेंगे और उन्हें पुरस्कार भी देंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ सीएम मौजूद रहेंगे। और किस तरीके की तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी के पास डिटेल जानकारी है, जालौन में मौजूद हैं वो, और उनसे हम सीधा जुड़ते हैं। तो किस तरीके की तैयारी है रतीश? देखिए, बहुत सारी पंचायतों का मनोबल आज बढ़ने वाला है। उनके लिए बड़ा दिन होगा जब प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे, इनाम भी देंगे, पुरस्कार भी देंगे। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज है और इस मौके पर आज उत्साहवर्धन का दिन ये कहा जा सकता है कि उत्साहवर्धन किया जाएगा। जालौन के ग्राम एरी रामपुरा में हम मौजूद हैं। आपको मंच दिखा दें, 11 बजे के आसपास यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और यहीं से वर्चुअली उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू से सीधे लाइव जुड़ेंगे और यहीं से उनके भाषण को सुना जाएगा। आज उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गाँव में जो विकास कार्य हो रहे हैं या गांव का जो कायाकल्प हो रहा है उसकी बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। ग्रामीणों से, ग्राम पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही जो ग्राम पंचायत ने बेहतरीन काम किया है, अगर जालौन की बात की जाए तो कूरेपुर कनार और एरी रामपुरा, ये 2 ग्राम पंचायत हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है और इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको तैयारियां भी साथ साथ दिखाते जाएं कि तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो गौशाला एक गांव में बनी हुई है, वहां पर भी निरीक्षण करना है और जालौन जनपद की समीक्षा करेंगे। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम है चूँकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और गांव के कायाकल्प में दोनों सरकारें यानी डबल इंजन की सरकारें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य रूप दिया गया है। भव्य आयोजन के रूप में आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो संवाद करेंगे, गांव में किस तरह से विकास की गंगा को बहाया जाए, विकास की बयार लाई जाए और जो पंचायतें जिस ग्राम पंचायत में आज वो आ रहे हैं एरी रामपुरा में, वहां पर किस तरह से विकास कार्य कराए गए और उसको पुरस्कृत करना पड़ा सरकार को, क्योंकि यहां पर जो योजनाएं लाई गई केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर योजनाओं का पालन कराया गया और उसके बाद इन गाँवों का, इन ग्राम पंचायतों का कायाकल्प हुआ है और इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई अन्य ग्राम पंचायतें भी जिनको आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और एक नसीहत भी देंगे कि किस तरह से जो योजनाएं होती हैं उनको ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए ताकि अन्य ग्राम पंचायतें भी बेहतर काम करें और पुरस्कार पाएं। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। कार्यक्रम की तैयारियां आपने दिखाई, इसके महत्व को बताया और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये कितना अहम रहने वाला है, कितना मोटिवेटिंग रहने वाला है, ये भी हम समझ सकते हैं। शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं। यूपी में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और अगले 5 साल में सभी बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डिजिटल जनरेटर के स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा, बैटरी बैकअप या इस तरीके की स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रावधान किया जाएगा। महानगरों और शहरों को
नो ट्रिपिंग जोन भी बनाना होगा। इसके अलावा निगरानी राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा और संशोधन 21 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नए कानून में 5 साल के अंदर ही डीजल से चलने वाले जनरेटर हटाने का प्रावधान करते हुए इसके इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को नवीनीकरण ऊर्जा बैटरी बैकअप की व्यवस्था भी करनी होगी। 3 मिनट या उससे अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने को व्यवधान के रूप में माना जाएगा। इसे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ये तमाम नए नियम के साथ ये मान करके चलिए कि जहां भी जनसंख्या ज्यादा है वहां 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करनी होगी। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है जिस तरीके से ये तमाम नियम बनाए गए हैं। एग्जीक्यूट कब होगा, कैसे होगा, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये एक अच्छी खबर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहाँ पर ज्यादातर जो शहर है वहाँ 1 लाख से ज्यादा की आबादी है। तो उन शहरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। और क्योंकि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम जो है 2020 में संशोधन किया था और उसका शासनादेश सूचना जारी हुई थी 10 अप्रैल से, तो ऐसे सभी शहर जो प्रदेश में है जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, वहाँ आप 24 घंटे बिजली आपूर्ति करनी होगी। और महानगरों और शहरों को तो नो ट्रिपिंग जोन भी बनाना होगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं। और साथ ही साथ उसे जिस तरीके से अगर आप देखिए जो जनरेटर है जो डीजल से चलते हैं उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी होता है। तो उसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा बैटरी बैकअप या इस पर भी सच पॉजिटिव का प्रावधान किया जाएगा। तो इससे कम से कम प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको खासी राहत मिलेगी, खासी सुविधा मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे उसकी जितनी डिमांड और सप्लाई कैसे होगी। अगर आप अभी की बात करिए तो इसकी भीषण गर्मी पड़ रही है कि यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गाँव में जो शेड्यूल है उससे कम बिजली मिल रही है, कई शहरों में बिजली ट्रिपिंग हो रही है। तो अगर अभी ये हाल है जो 24 घंटे बिजली देने की बात होगी तो किस तरीके से दे पाएंगे बिजली। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए तकरीबन 21,000 मेगावाट की यहाँ पर हर दिन डिमांड रहती है। वर्तमान स्थिति क्या है, तकरीबन 18 से 19,000 ही मेगावाट बिजली की सप्लाई हो पा रही है। तो इसके लिए अभी काम करने की जरूरत है कि हम बिजली की उतनी सप्लाई तो पहले से बिल्कुल अनुभव, ये तमाम घोषणाएं बहुत अच्छी सुनाई देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत के साथ जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए लोगों के लिए खुशखबरी कैसे होगी। चलिए, आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। रामपुर की बात कर ले, पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी बदमाश बलराज उर्फ बल्लू घायल हुआ है। आपको बताएं, बलराज के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए बलराज को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बिलासपुर में 17 अप्रैल को दीपू सिंह के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में ये वांटेड था और मुख्य आरोपी लल्ला यादव के बाद दूसरे बदमाश बलराज की अगर बात करें, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह एनकाउंटर बिलासपुर के इलाके में हुआ है। वो तो बात बोल रहे हो, बाद में तो तुम यही बने रहना। नोएडा में इलाकों की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुआ है। आरोपी बदमाश ने दरोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस वाले पर गोली चलाई थी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और उसे गोली लगी है। बदमाश पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। डकैती करने वाले गैंग लीडर कृष्ण उर्फ अट्टा उर्फ लेफ्टी कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। थाना फेज 2 पुलिस ने इसके पास से 53,000 रुपए कैश, एक बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 24 घंटे में आए कोविड के 56 नए केसेस और इससे टेंशन बढ़ी है। गाजियाबाद में अब कुल एक्टिव केसेस हो चुके हैं 246। यानी देखिए, कोरोना के इस नई अपडेट को हम आपसे रूबरू कराएं। गाजियाबाद में 24 घंटे में 56 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले लंबे वक्त से जिस तरीके की सुस्त रफ्तार थी नए केसेस की, वो अब बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि 56 नए केस 24 घंटे में ही आए हैं और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। तो ये नई रफ्तार है कोरोना की, जिस पर हमारी निगाहें और ये अपडेट है आपके सामने गाजियाबाद से।
सामूहिक हत्या के बाद आज पीड़ित परिजनों से सपा का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। आजमगढ़ के विधायक दुर्गा यादव की अगुवाई में सपा नेता पहुंचेंगे और इस दौरान स्थानीय विधायक गीता पासी और कौशाम्बी के विधायक पूजा पाल भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा विधायक विजवा यादव, पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव भी सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब सपा का ये प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल का मुआयना करेगा। हालांकि अखिलेश यादव के भी आने की संभावना है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के नाम सामने आने के बाद अखिलेश यादव का प्रयागराज आना मुश्किल लग रहा है। हालांकि निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि 12 बजे का वक्त है। प्रयागराज पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना करेगी ये प्रतिनिधि मंडल में तमाम लोग शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। इसके साथ तृणमूल कांग्रेस का भी प्रतिनिधि मंडल आज प्रयागराज आएगा। राज्यसभा सांसद डोला सेन के नेतृत्व में यह डेलीगेशन पहुंचेगा। सांसद उमा सरेन, पूर्व सांसद ममता बाला ठाकुर इस डेलीगेशन में शामिल हैं। साकेत गोखले और पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी भी इस डेलीगेशन में हैं। सामूहिक हत्या के पीड़ित परिवार से टीएमसी का यह डेलीगेशन मुलाकात करेगा। तो देखिए टीएमसी के इस डेलीगेशन में कौन कौन से नाम शामिल हैं ये भी हम आपको बताते चले। अगली खबर सहारनपुर से है। गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है और आग लगने से 20 बीघा गेहूं की फसल जल करके खाक हो गई। गेहूं की फसल में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। आग की घटना सहारनपुर के जाटोवाला गांव में हुई है। गेहूं की खड़ी फसल के साथ कटी हुई फसल में भी आग लग गई। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं सहारनपुर से। उधर बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सीआरपीएफ के एक जवान ने घुड़चढ़ी के दौरान पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सीआरपीएफ के जवान का नाम गौरव है, जो जम्मू कश्मीर में तैनात है और बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव गढ़ाना का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गांव में 8 महीने पहले घुड़चढ़ी के दौरान विवाद में शख्स की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान को अनहोनी का डर सता रहा है और इसे लेकर उसने सुरक्षा की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी ने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मुहैया करा दी है और आज पुलिस सुरक्षा के बीच सीआरपीएफ के जवान की घुड़चढ़ी की रस्म अदायगी होगी। सर, हमने ये मांग करी है कि हमारे गांव में शांतिपूर्वक हमारा जो शादी का प्रोग्राम है 24 तारीख का, शांतिपूर्वक होना चाहिए पूरे गांव में बढ़िया से। हमें किसी से मतलब कोई वो नहीं है कि कोई झगड़ा करे या फसाद करे, आराम से प्रेम से काम होना चाहिए। सुरक्षा की वजह ये है कि गांव में पहले थोड़ा सा दंगा वंगा हो गया था गांव में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गढ़ाना गांव है, थाना ककोड़ के अंतर्गत। वहाँ पर उनकी शादी है और उनकी घुड़चढ़ी कल है। इस संदर्भ में एप्लीकेशन दिया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि वहाँ पूर्व में पिछले साल कुछ घटनाएं घटी थी। एक घटना घटी थी, उसके मद्देनजर वहाँ पर फोर्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर फोर्स लगाई जाएगी पर्याप्त मात्रा में और उनकी घुड़चढ़ी के लिए जो भी कार्रवाई वो करा दी जाएगी।